सबसे पहले समझते हैं कि डोम क्या होता है। डोम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी ब्राउजर किसी HTML पेज को लोड करता है तो वो उस पेज का एक ट्री स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम डोम ट्री कहते हैं। इस डोम ट्री में हर एक ब्रांच या नोड अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई नोड एलिमेंट नोड भी हो सकता है या जस्ट टेक्स्ट नोड भी हो सकता है। तो डोम ट्री को समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ अपना बनाया हुआ डोम ट्री विजुअलाइजर। वैसे ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को वो अच्छे नहीं लगे तो मैंने यहाँ पे खुद का एक डोम ट्री विजुअलाइजर बनाया। तो आप यहाँ पे मेरे गिटहब अकाउंट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक HTML इनपुट दी हुई है मैंने, छोटा सा एक कोड है HTML का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या खुद ट्राई कर सकते हैं। और ये उसका लाइव प्रीव्यू है और यहाँ पे हमारी डोम ट्री यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे HTML कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक HTML जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है, जिसमें हेड एलिमेंट है और हमारे पास बॉडी एलिमेंट्स है। हेड के अंदर जैसे एज यूजुअल मेटा एलिमेंट्स होंगे और हमारे पास एक टाइटल है, और बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव एलिमेंट है, और डिव एलिमेंट के अंदर दो हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स है, H1 और P एलिमेंट। ऑलराइट, तो इसी का हम डोम ट्री देखते हैं। तो डोम ट्री बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है। HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमारी जो डोम ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो हमारे पास ये HTML रूट एलिमेंट है और इसके दो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, एक हेड एक बॉडी एलिमेंट। देख सकते हैं आप कोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हेड है और एक बॉडी एलिमेंट है, और HTML के सिर्फ दो ही चाइल्ड यहाँ पे बनते हैं। और आगे हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो हेड के भी मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। तो हेड के अगर हम देखें तो इस नोड को मैं अभी बंद कर देता हूँ। हेड के पास भी तीन चिल्ड्रन है, मेटा एलिमेंट, एक और मेटा एलिमेंट और टाइटल एलिमेंट, ये तीन चिल्ड्रन है। तो HTML हमारा पेरेंट है, उसके दो चिल्ड्रन थे, और हेड भी एक पेरेंट है जिसके तीन चिल्ड्रन हैं। ऑलराइट, और हमारे पास एक टाइटल आता है, टाइटल एलिमेंट या टाइटल नोड। इस टाइटल नोड के अपना एक टेक्स्ट नोड है, एक चाइल्ड है जो कि है एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोम ट्री में मल्टीपल नोड्स होते हैं। नोड्स बोले तो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचेस को हम नोड्स बोलते हैं, और वो नोड एक एलिमेंट नोड भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास HTML एलिमेंट है, ये हेड एलिमेंट है, और ये भी हमारे पास दो मेटा एलिमेंट्स है और टाइटल एलिमेंट है। टाइटल एलिमेंट के पास अपना एक चिल्ड्रन है जो कि एक टेक्स्ट नोड है, ना कि एक एलिमेंट नोड, ठीक है। ये एलिमेंट नोड नहीं है, ये एक टेक्स्ट नोड है। ऑलराइट, सो यहाँ पे टेक्स्ट नोड में हमारे पास सैंपल पेज लिखा हुआ है। अगर हम अपने कोड में जाके देखें तो हमारे पास टाइटल में ये टेक्स्ट नोड यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो डोम ट्री में इवन टेक्स्ट नोड भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनको हम टेक्स्ट नोड्स बोलते हैं। तो हेड को मैं यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बॉडी में क्या क्या है। बॉडी के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि है डिव, और डिव के पास ऊपर क्लास लगी हुई है डॉट कंटेनर। अगर आप देख सकते हैं कोड के अंदर यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखा हुआ है, डॉट कंटेनर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो क्लास लगी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। डिव के दो चिल्ड्रन है, H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। तो H1 का अपना चाइल्ड नोड है जिसको टेक्स्ट, जो कि एक टेक्स्ट नोड है, और P एलिमेंट का भी अपना एक चाइल्ड नोड है जो कि टेक्स्ट नोड है। सो इस तरीके से हमारा जो ये फैमिली ट्री है, डोम ट्री है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अब इस ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले आता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट के दो चिल्ड्रन है जो कि हेड और बॉडी, और हेड और बॉडी का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम एक फैमिली ट्री की बात करें, फैमिली ट्री में कोई फादर मदर है, कोई पेरेंट्स है, उनके दो चिल्ड्रन है, तो वो चिल्ड्रन आपस में क्या हुए, सिबलिंग्स हुए। तो यहाँ पे हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, और उनके अपने चिल्ड्रन भी हैं। जैसे हेड के अपने चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हेड के अपने चिल्ड्रन में से दो मेटा एलिमेंट्स है और टाइटल एलिमेंट है, ये तीनों भी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। अगर आप इस मेटा को, जो सेंटर वाला मेटा है, इस मेटा को देखोगे तो जो इसका लेफ्ट साइड है वो इसका प्रीवियस सिबलिंग है, और जो इसके राइट साइड में है टाइटल, वो उसका नेक्स्ट सिबलिंग है। अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम आगे जो भी चीजें पढ़े वो आपको बहुत जल्दी कैच हो। तो इस मेटा का अगर हम प्रीवियस एलिमेंट देखें तो ये मेटा हमारा प्रीवियस एलिमेंट है, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें तो ये हमारा टाइटल नेक्स्ट एलिमेंट है। सिमिलरली बॉडी एलिमेंट जो कि हेड एलिमेंट का सिबलिंग है, उसके भी अपने चिल्ड्रन है जो कि एक ही है, डिव एलिमेंट, और इस डिव एलिमेंट के दो चिल्ड्रन है, H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। और ये H1 P एलिमेंट आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। H1 का नेक्स्ट सिबलिंग है P एलिमेंट का प्रीवियस सिबलिंग है H1 एलिमेंट, और इसके भी अपने चाइल्ड नोड्स हैं। देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अपने भी चाइल्ड नोड्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डोम ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली डोम ट्री क्या होता है, जो भी हमारा कोड रहता है HTML, जो हमारा index.html फाइल है उसके अंदर जो भी कोड रहता है, तो ब्राउजर क्या करता है, लोड करते टाइम उसको एक डोम ट्री में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कुछ हद तक इस तरीके का दिखता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है HTML कोड इस तरीके से डोम ट्री क्रिएट कर लेता है। डोम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या डोम के साथ कोई भी काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें एक ऑब्जेक्ट देता है जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप पूरे HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट के अंदर
डोम का यूज करके किसी भी HTML एलिमेंट को दो तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है गेट मेथड्स और दूसरा मेथड है क्यूरी सिलेक्टर का यूज करके। तो सबसे पहले गेट मेथड देखते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय। अगर आप आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर आप क्लास नेम की तरह यूज करते हैं आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलती है, और अगर आप टैग नेम के साथ एक्सेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की आउटपुट देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं क्यूरी सिलेक्टर पे। तो क्यूरी सिलेक्टर में दो चीजें आती है, एक आता है क्यूरी सिलेक्टर और एक आता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गेट एलिमेंट्स में क्या होता था, हमें मेंशन करना पड़ता था कि ये आईडी है, ये क्लास नेम है और टैग नेम है। आईडी के अंदर आप क्लास नेम नहीं लिख सकते, टैग नेम के अंदर आप आईडी नहीं लिख सकते। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर के अंदर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम या टैग नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी एक्सेस करना चाहते हो, चाहे आप क्लास नेम से एक्सेस करना चाहते हो, चाहे आप टैग नेम से एक्सेस करना चाहते हो, चाहे आप आईडी के साथ एक्सेस करना चाहते हो, आप डायरेक्टली उसमें लिख सकते हो। एंड जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल है वो क्या करता है, देखो क्यूरी सिलेक्टर सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट उसको मिलेगा वो सिर्फ उसको रिटर्न करता है और आपको आउटपुट में दे देता है। लेकिन जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका एक नॉट लिस्ट आपको बना देता है और आउटपुट में प्रोवाइड कर देता है। इसे कोड के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हेडिंग के अंदर कोई भी आईडी और क्लास नहीं दी हुई है, बट हमारे जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर आईडी दे रखी है और दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्लास दे रखा है। तो हम इनके थ्रू, पहला एलिमेंट है, दूसरे में आईडी और तीसरे में क्लास है, इनके थ्रू हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई है dom.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ अभी गेट एलिमेंट्स बाय मेथड्स का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि मैंडेटरी है, वहीं से आपको सारे मेथड्स का एक्सेस मिलेगा। एंड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो सबसे पहले हम इसको टारगेट कर रहे हैं, H1 को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी H1s होंगे वो टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही H1 टारगेट है, बट वो हमेशा आपको HTML कलेक्शन देगा। मान लो अगर हम यहाँ पे कोई और भी H1 होता, लेट्स से यहाँ पे H1 हम ले लेते हैं हेलो, ठीक है। इसको जैसे मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML कलेक्शन के अंदर दो H1 आ चुके हैं और दोनों H1 के अपने अपने टेक्स्ट नोट्स होंगे, ठीक है। अभी आप इतने डीप मत जाओ इसके अंदर, मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट नोट्स दिखा देता हूँ, कहीं यही आसपास ही होगा नोट इसका। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यस, इनर टेक्स्ट क्या है, हेडिंग है। और दूसरे के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। दूसरे H1 के अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नोट, उसके अंदर है लेट्स से इनर टेक्स्ट है हेलो, ठीक है, देख सकते हैं। और तो यहाँ पे अगर दो H1 हुए तो यहाँ पे HTML कलेक्शन में आपको वो सारे H1 यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो इसमें देखो जिसके पास ये आईडी होगी, पैरा 1 आईडी होगी, वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं आईडी हमारे पास इस पहले पैराग्राफ के अंदर है और आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास होता है, तो हमेशा वो एक ही एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट वो रिटर्न हो चुका है, पैरा 1, देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो ये क्या करता है, जो भी क्लास नेम हम प्रोवाइड करेंगे उस क्लास नेम के जिनके एलिमेंट्स के पास, जिन एलिमेंट्स के पास वो क्लास नेम होगी, उन एलिमेंट्स को रिटर्न करके दे देगा HTML कलेक्शन के अंदर। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही HTML के पास यहाँ पे para2 नाम का क्लास है। अगर मैं इसको भी क्लास नेम दे देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने क्लास नेम दे दिया para2, तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेगा। देख सकते हैं HTML कलेक्शन के अंदर दो चीजें आ चुकी हैं, एक पहला पैराग्राफ है और एक दूसरा पैराग्राफ है। देख सकते हैं पहला पैराग्राफ है, एक दूसरा पैराग्राफ है, ऑलराइट। सो इस तरीके से ये एक्सेस करता है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले हटा देता हूँ, लेट्स से क्लासेस को हटा देते हैं, ऑलराइट। सो ये थे हमारे गेट एलिमेंट्स मेथड, जिनको हम यूज करके बाय टैग, बाय आईडी और बाय क्लास नेम एक्सेस कर सकते हैं हमारे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट आता है क्यूरी सिलेक्टर मेथड्स। इसमें दो मेथड्स होते हैं, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर और। अगर आप देखो ध्यान से, सो जो क्यूरी सिलेक्टर करता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट करता है, जो भी इसको पहला एलिमेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की है P एलिमेंट। हमारे पास अगर आप देखें HTML के अंदर हमारे पास दो P एलिमेंट्स हैं, तो देखते हैं वो किसको टारगेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, तो देखते हैं इसको किसको एक्सेस करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने para1 को एक्सेस किया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो सीक्वेंशियली जाता है, सीक्वेंशियली यहाँ पे ट्रावर्स करता है, सीक्वेंशियली यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। सो जब भी जावास्क्रिप्ट ने देखा कि मुझे P एलिमेंट को फाइंड आउट करना है यूजिंग क्यूरी सिलेक्टर, जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें देता है, तो वो क्या करता है, वो जाता है वो पहले एलिमेंट पे, जो भी इसको पहला एलिमेंट मिल जाएगा वो उसको रिटर्न करके दे देगा आपको आउटपुट में।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है। ये क्या करेगा, जितने भी इसको पी एलिमेंट मिलेंगे उसको एक नोड लिस्ट में आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे नोड लिस्ट में इसने हमें रिटर्न कर दिया पैराग्राफ 1 भी और पैराग्राफ 2 भी। जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स और भी आएंगे वो सारे इसको नोड लिस्ट में रिटर्न कर देगा। अभी आप इस बात को समझ नहीं पा रहे होगे कि HTML कलेक्शन क्या है और नोड लिस्ट क्या है और दोनों में क्या फर्क है, तो हम थोड़ी देर में उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी मेन समझने की जरूरत ये है कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग गेट एलिमेंट मेथड्स और क्यूरी सेलेक्टर मेथड्स। तो जनरली आजकल क्यूरी सेलेक्टर मेथड्स का यूज ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि डोम का यूज करके हम HTML के एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड आते हैं, वो है गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है जिसको मैंने आईडी दे रखी है heading1 और क्लास दे रखी है head1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, अब हम हेडिंग को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट एट्रीब्यूट देखेंगे। गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमसे एक एट्रीब्यूट का नाम लेता है और उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे मैंने गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज किया और यहाँ पे हमें ये नाम प्रोवाइड करने को बोलेगा। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे। तो यहाँ पे जैसे मैं आईडी लिखता हूँ तो ये मुझे आईडी की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे heading1 जो कि हमारे आईडी की वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। और सेट एट्रीब्यूट का यूज करके आप कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेट एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, यहाँ से 2 चीजें लेता है, उस एट्रीब्यूट का नाम और उसकी क्या वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे मैं लेट से बोल देता हूँ कि मुझे एक टाइटल एट्रीब्यूट चाहिए और जिसकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए। लेट से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दिस इज हेडिंग, तो ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको कंसोल करूंगा हेडिंग को, तो वहां पे आपको टाइटल एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन होते दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, डायनेमिकली क्रिएट हुआ है जेएस से, लेकिन यहाँ पे ये फिजिकली यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। तो डायनेमिकली जेएस से हम डोम का यूज करके किसी भी एट्रीब्यूट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लास मेंशन करता हूँ, क्लास की जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो है head1 और मैं इसकी वैल्यू कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ले सकता हूँ दिस इज क्लास। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो क्लास की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो भी यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है विद न्यू वैल्यू। तो आप सेट एट्रीब्यूट से ये काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है रिमूव एट्रीब्यूट, जो कि क्या करता है, रिमूव करता है एट्रीब्यूट को। तो जैसे यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस लगाता हूँ, ये हमसे एट्रीब्यूट का नाम पूछता है जिसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लास मेंशन करूंगा वो क्लास यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे क्लास यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स के साथ डोम का यूज करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप किसी एलिमेंट के टेक्स्ट को रिटर्न करना चाहते हो, इस टेक्स्ट को निकालना चाहते हो, तो आप इन 2 प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट को रिटर्न करती है, उनके टेक्स्ट को निकाल कर देती है। लेकिन इसमें बस छोटा सा फर्क होता है। टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, वो सारा का सारा टेक्स्ट आपको रिटर्न करके देता है। इवन जो हिडन टेक्स्ट होता है, जो कि हम डिस्प्ले नन का यूज करके पूरे डोम ट्री से उस टेक्स्ट को हटा देते हैं, वो उसको भी रिटर्न करके देता है। लेकिन जो इनर टेक्स्ट होता है वो सिर्फ उतना ही विजिबल टेक्स्ट देता है जो कि हमारे डोम ट्री के अंदर दिख रहा है, आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे हमने सेमी कोड यूज किया हुआ है, बस यहाँ पे चेंजेस ये हैं कि जो हमारा जो पैरा 1 वाला था पैराग्राफ, उसमें मैंने जो पैराग्राफ है उसको एक स्पैन टैग के अंदर डाला है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, पूरे पैराग्राफ के अंदर एक और स्पैन टैग भी लिया है और उसके अंदर पैराग्राफ को डाल दिया। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस पैरा वन को कंसोल करके देखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पैरा 1 यहाँ पे आ चुका है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें आ रही है, एक सैंपल टेक्स्ट नोड आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एक और एलिमेंट आ रहा है जो कि स्पैन एलिमेंट। और स्पैन एलिमेंट के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट नोड है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी आपको डोम ट्री बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी कोड देखेंगे आप डोम ट्री को अचानक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सैंपल हमारा टेक्स्ट नोड है और यहाँ पे एक और एलिमेंट है स्पैन। जैसे आप डॉट प्रेस करोगे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिल जाएंगे, उसमें से आपको मेथड यूज कर सकते हो इनर टेक्स्ट। जैसे आप इनर टेक्स्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हो और सेव करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें रिटर्न करके दे रहा है, सैंपल पैराग्राफ 1। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब टेक्स्ट कंटेंट यूज करके देखता हूँ। तो टेक्स्ट कंटेंट जैसे मैंने यूज किया, यहाँ पे भी मुझे सेम जो टेक्स्ट है, तो आप देख सकते हो किसी भी एलिमेंट का जो टेक्स्ट था वो मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे रिटर्न होकर दे रहा है, इस पूरे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट किसको किया हुआ है, पैराग्राफ को टारगेट किया हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ एलिमेंट का जो टेक्स्ट है, पूरा का पूरा टेक्स्ट है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न होकर यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन दोनों में फर्क मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्क बेसिकली क्या है। जो इनर टेक्स्ट होता है वो आपको सिर्फ विजिबल टेक्स्ट, जो विजिबल यहाँ पे हो रहा है उसी को दिखाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पैराग्राफ को मुझे हाइड करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि हम डिस्प्ले यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ले ली और यहाँ पे डिस्प्ले में क्या कर दूंगा, इसको नन कर दूंगा। तो ये मेरे डोम ट्री से यहाँ पे हट जाएगा। देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं विजिबिलिटी यूज करता या ओपेसिटी यूज करता तो वहाँ पे वो स्पेसिंग लेता, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन यूज किया ताकि वो पूरे के पूरे डोम ट्री से यहाँ पे हट जाए। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी, यहाँ पे जो हमारा सैंपल 1 है, ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ जो हमारा टेक्स्ट है वहां से पैराग्राफ यहाँ से गायब हो चुका है। क्योंकि इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ जो विजिबल है, जो आपके पूरे डोम में विजिबल होगा, जो आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, सिर्फ उसी टेक्स्ट को रिटर्न करता है।
देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट होता है वो क्या करता है, वो हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट रिटर्न कर देता है, चाहे वो विजिबल है या नहीं है। ठीक है, जो हिडन टेक्स्ट होता है, जो कि हम हिडन की बात कर रहे थे, तो ये हमारा जो यहाँ पे स्पैन के अंदर जो पैराग्राफ है वो हिडन है अभी, क्योंकि हमने डिस्प्ले नन यूज किया हुआ है। तो हिडन टेक्स्ट भी यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट हमें रिटर्न करके देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्लासेस। इसका यूज करके आप किसी भी HTML एलिमेंट में क्लासेस को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, टॉगल भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। साथ ही हमें ये कंटेन मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई क्लास लिस्ट में है या नहीं। तो चलो इसे प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक हेडिंग है H1 जिसको हमने टारगेट किया हुआ है, और क्लास लिस्ट का यूज करके हम इन मेथड से क्लास को इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हेडिंग को यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा। तो देखते हैं हमारे हेडिंग क्या है। तो हेडिंग हमारे पास एक H1 है जिसमें ID दे रखी है और क्लास दे रखी है। ID से हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिलहाल हम क्लास लिस्ट देखेंगे। तो क्लास हमारे पास एक ही है, सिर्फ हेड1। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास लिस्ट चेक करूंगा, क्लास लिस्ट है क्या। तो क्लास लिस्ट हमें लिस्ट ऑफ क्लासेस देता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है हेड1, इसलिए हमें सिर्फ एक ही क्लास मिली हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई और क्लास यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिख सकता हूँ हेडिंग क्लास है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 2 आइटम्स आ चुके हैं, हेड1 और हेडिंग। तो क्लास लिस्ट में हम ऐड मेथड का यूज कर सकते हैं कोई भी क्लास ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड मेथड लिखूंगा और ये हमसे वैल्यू एरेज में लेता है, और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लास1 एंड मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ क्लास2। तो क्योंकि ये एक एरे के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो हमारे पास हेड1 है, हेडिंग है, क्लास1 है एंड क्लास2 है। तो हमारे पास ये 4 क्लासेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं हमारी डोम एलिमेंट के अंदर। इसी तरह आप कोई क्लास रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं रिमूव मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे आपको कोई एग्जिस्टिंग क्लास का नेम देना होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग क्लास का नेम देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे हेडिंग में अभी 4 क्लासेस है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास1 को रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लास1 रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉगल भी यूज कर सकते हैं। टॉगल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में थीम का टॉगल होता है। आप बटन पे क्लिक करते हो, थीम डार्क हो जाती है, एंड सेम बटन पे क्लिक करते हो तो थीम लाइट हो जाती है। तो उसे बेसिकली टॉगल कहते हैं। यहाँ पे हम क्लासेस को भी टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टॉगल मेथड यूज करूंगा, और ये हमसे क्या करेगा, हमसे स्ट्रिंग लेगा कि आपको कौन सी क्लास यहाँ पे टॉगल करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे डार्क क्लास यहाँ पे टॉगल हो, जब भी मैं इसको सेव करूँ डार्क क्लास ऐड हो जाए, जब भी मैं दोबारा सेव करूँ डार्क क्लास यहाँ से रिमूव हो जाए। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे डार्क क्लास यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे टॉगल करूँ और इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क क्लास यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। सो इस पोजीशन पे यहाँ पे डार्क क्लास यहाँ पे ऐड हुई, जब मैंने इसको दोबारा टॉगल किया तो डार्क क्लास वहां से रिमूव हो चुकी है। इसको हम बटन के थ्रू भी समझेंगे बट बाद में। नेक्स्ट आता है कंटेन्स मेथड, जो कि ये चेक करता है कोई क्लास हमारे क्लास लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास जो क्लास2 है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वो क्लास उसको मिलती है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वो क्लास उसको मिल रही है। यहाँ पे क्लास2 यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर उसको कोई क्लास नहीं मिलती, लेट्स से यहाँ पे मैंने क्लास कर दिया और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि इसको ये क्लास नहीं मिली। देन फाइनली आता है रिप्लेस मेथड, जो हमारी पुरानी क्लास होता है उसको न्यू क्लास से रिप्लेस करता है। तो हमारी जो पुरानी क्लास है, लेट्स से यहाँ पे हेड1, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ हेडिंग1 से। जैसे मैंने इसको सेव करूंगा, आप देख सकते हैं हेड1 हमारा चेंज हो चुका है हेडिंग1 में। नेक्स्ट हम करेंगे इनर HTML। तो इसका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट के जो अंदर वाला HTML कोड होता है उसको एक्सेस कर सकते हो और इवन चेंज भी कर सकते हो। तो हमारे पास अभी ये कोड है, एक हमने डिव लिया है जिसको ID दे रखी है बॉक्स नाम की, और हमारे पास वो सेम हेडिंग है जो हमने पिछले कोड में यूज किया था। तो हमने जो H1 है, जो हेडिंग हमारी, उसको डिव के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने इनको एक्सेस कर लिया है। मैंने बॉक्स को एक्सेस किया यूजिंग ID, मैंने हेडिंग को एक्सेस किया यूजिंग हेडिंग1, एंड देन मैंने बॉडी को यहाँ पे एक्सेस किया है। तो सबसे पहले मैं इस जो डिव है उसको एक्सेस करूंगा, उसके इनर HTML जो कि ये है हमारा हेडिंग1, उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा इनर HTML है, हमारे बॉक्स जो डिव है उसके इनर HTML है, वो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं लिखूं box.innerHTML, तो इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में कोड को डालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आपका कोड बिल्कुल सही हो, कोई भी एरर ना हो, वरना वो प्रॉपर्ली वहां पे शो नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो इनर HTML है वो भी चेंज हो चुका है। तो डोम से हम डायनेमिकली हम HTML को चेंज कर सकते हैं यूजिंग इनर HTML, और किसी एलिमेंट के इनसाइड HTML को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसे गेट भी कर सकते हैं। बट आजकल इसका यूज बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है। इसका रीजन ये है कि सिक्योर नहीं है। देखो, आप डायरेक्टली HTML कोड को इंजेक्ट कर रहे हो हमारे किसी भी एलिमेंट में, तो ये बहुत बार सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। जैसे कि कोई भी यूजर या हैकर आपके कोड में वायरस कोड डाल सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मान लो आप किसी यूजर से इनपुट में HTML कोड ले रहे हो और वहां पे कोई हैकर अपना वायरस वाला जो स्क्रिप्ट है वो वहां पे एंटर कर दे, तो आपका सिस्टम पूरा हैक हो सकता है। इसे क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं, इसलिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है स्टाइल प्रॉपर्टी। तो इसका यूज आप जावास्क्रिप्ट से CSS स्टाइलिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट यूज करके आप डायनेमिकली CSS स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास बॉडी है और मैं इसको एक स्टाइल प्रोवाइड करूंगा। अब डायरेक्टली स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप डॉट प्रेस करेंगे आपको वो सारी CSS की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख जाएंगी जो कि CSS में यूज होती है। तो यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और कलर में दूंगा यहाँ पे रेड। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट होंगे यहाँ पे वो सारे रेड कलर के हो जाएंगे, क्योंकि हमने बॉडी पे अप्लाई किया हुआ है।
तो इस तरीके से आप CSS की कोई भी स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, CSS में आप लॉन्ग प्रॉपर्टीज को कुछ इस तरीके से लिखते थे, बट जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ इस तरीके से लॉन्ग प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा कैमल केस में। जैसे यहाँ पे मैं जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैमल केस में लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड कलर को लेट से यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और टेक्स्ट भी जो यहाँ से रिमूव हो चुका है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मैं दोबारा से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता हूँ, इस बार मैं हेडिंग को लूंगा, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप CSS स्टाइलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। डोम ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि कैसे डोम किसी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए कौन सा पैथ फॉलो करता है। तो इसको समझने के लिए हम अपने डोम ट्री विजुअलाइजर पे आ जाते हैं। तो मान लो कि हमें इस P एलिमेंट को टारगेट करना है, जिसके पास है दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट नोड। तो सबसे पहले क्या करेगा डोम, सबसे पहले वो HTML रूट एलिमेंट के पास जाएगा, एंड देन वो अपने उसके बॉडी एलिमेंट पे जाएगा, बॉडी जो चाइल्ड एलिमेंट है उस पे जाएगा, देन बॉडी के चाइल्ड एलिमेंट डिव एलिमेंट पे जाएगा, देन डिव दो चाइल्ड है H1 एंड P, देन वो डिव के थ्रू होते हुए P एलिमेंट के पास जाएगा, और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन एलिमेंट पर पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डोम ट्रावर्सिंग, क्योंकि वो यहाँ से HTML से ट्रावर्स होते होते बॉडी पर जाता है, बॉडी से डिव की तरफ जाता है, और डिव से होते हुए वो अपने टारगेट एलिमेंट पर जाता है। इसको बोलते हैं डोम ट्रावर्सिंग। सो ये रही लिस्ट डोम ट्रावर्सिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और मेथड्स की। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसे कोड पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक पैराग्राफ को एक्सेस किया है यहाँ पे यूजिंग गेट एलिमेंट बाय ID। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है जो कि एक्सेस हुआ है यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसोल में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐप को एक्सेस करके दिखाऊंगा डोम ट्रावर्सिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है। सो पेरेंट एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉडी आ रहा है। देख सकते हैं जो हमारे पास पैराग्राफ है इसका जो पेरेंट कौन है, हमारे पास बॉडी है। तो इस तरीके से वहाँ पे पेरेंट एलिमेंट क्या आ रहा है, बॉडी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे जो पेरेंट नोड है वो भी आपको बॉडी आ रहा है। बेसिकली इन दोनों में फर्क सिर्फ थोड़ा सा है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे जो पेरेंट एलिमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, बॉडी रिटर्न हो रहा है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप साथ में आप पेरेंट एलिमेंट दोबारा लिखते हो तो वो क्या करता है, सबसे पहले पैराग्राफ 1 का जो पेरेंट एलिमेंट है उसको एक्सेस करेगा, एंड देन जो उसका पेरेंट एलिमेंट है वो उसको एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसने बॉडी को एक्सेस किया क्योंकि पैराग्राफ 1 है, उसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, बॉडी है। तो अगर मैं इसको दोबारा पेरेंट एलिमेंट लिखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने HTML को रिटर्न करना शुरू कर दिया। देख सकते हो HTML को रिटर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैराग्राफ 1 का जो पेरेंट है वो बॉडी है और बॉडी का जो पेरेंट है वो है HTML। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि HTML का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो HTML का पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे नल। क्योंकि नल क्यों आ रहा है, क्योंकि HTML का पेरेंट एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं पेरेंट नोड लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट। क्यों, क्योंकि जितने भी HTML का जो स्ट्रक्चर है वो सारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होता है, इसलिए हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ता है जब भी हमें कोई भी डॉम के साथ काम करना होता है। तो ये बेसिक सा फर्क है पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट में, कि पेरेंट एलिमेंट क्या करता है, वो सिर्फ एलिमेंट को ढूंढता है, पेरेंट एलिमेंट को ढूंढता है, लेकिन जो पेरेंट नोड है वो किसके साथ अटैच्ड है, वो चाहे एलिमेंट हो या कोई भी चीज हो, वो उसको रिटर्न करता है। तो पेरेंट नोड यहाँ पे इसलिए यूज होता है कि वो किसके साथ अटैच्ड है। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड है, वो एक एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेरेंट नोड क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर पा रहा है। अगर आपको डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर मैं बॉडी लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे बॉडी यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं, बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं यहाँ पे रिटर्न हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी डोम ट्रावर्सिंग के मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स भी आपको डिफाइन की हुई है, जो कि है कंटेन्स मेथड एंड हैज चाइल्ड नोड्स मेथड। सबसे पहले हम हैज चाइल्ड नोड्स मेथड देखते हैं। वो क्या करता है, जैसे कि इस नेम सजेस्ट कर रहा है, ये चेक करता है कि क्या आपके नोड के अंदर कोई चाइल्ड नोड है। अगर चाइल्ड नोड है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ 1 को यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। तो पैराग्राफ 1 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या पैराग्राफ 1 के अंदर कोई चाइल्ड नोड्स हैं। अगर चाइल्ड नोड्स होंगे तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों इसने ट्रू क्यों रिटर्न किया, तो आप देख सकते हो पैराग्राफ के अंदर एक नोड है हमारे पास, कौन सा, टेक्स्ट नोड है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको, राइट। मैंने इसको यहाँ पे इरेज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ना टेक्स्ट नोड है ना कमेंट नोड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ यहाँ पे ट्रू आ जाएगा कि इसके पास कोई चाइल्ड नोड्स है या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे कंटेन्स मेथड आता है, और जो कंटेन्स मेथड है, कंटेन मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जो हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी को हम एक्सेस कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बॉडी यहाँ पे आ चुका है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे कंटेन मेथड का यूज करके ये चेक करेंगे क्या हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटेन कर रहा है हमारा पैराग्राफ 1। अगर ये कंटेन करता है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि पैराग्राफ 1 कंटेन कर रहा है। अगर ये नहीं कंटेन कर रहा होता तो यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न होता। सो चलिए आगे चलते हैं। अब डोम ट्रावर्सिंग के अगले प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ्स हैं, पैरा 1 एंड पैरा 2। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक्सेस कर लिया हुआ है यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर। सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स। तो जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, हमें चिल्ड्रन जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे
वो हमें रिटर्न करके दे देता है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ हमें एक HTML कलेक्शन मिलता है। आपने इतना याद रखना है कि HTML कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आप देखो कि पैरा 1 में हमारे पास सिर्फ एक स्पैन एलिमेंट है जो उसका चाइल्ड है, तो यहाँ पे उसने स्पैन को रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता है तो लेट्स से यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं चिल्ड्रन के अंदर, तो मैं अब स्ट्रॉन्ग को रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स क्या करता है, वो हमें एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है जितने भी उसमें नोड्स होंगे। ये सिर्फ एलिमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता, ये सारे नोड्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो टेक्स्ट नोड है या न्यू लाइन करेक्टर नोड है या कमेंट नोड है, ये सारे के सारे नोड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है, HTML कलेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट नोड आ रहा है, स्पैन नोड आ रहा है। अगर हम टेक्स्ट को चेक करें तो टेक्स्ट में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सैंपल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है सैंपल। नेक्स्ट आता है फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। सो फर्स्ट चाइल्ड क्या देता है, वो कोई भी चाइल्ड होगा चाहे वो टेक्स्ट नोड ही क्यों ना, वो हमें रिटर्न करके दे देता है। तो आप देख सकते हो हमें इसने टेक्स्ट रिटर्न करके दे दिया है, और जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो सिर्फ हमें एलिमेंट चाइल्ड ही प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूं आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलिमेंट चाइल्ड है जो कि स्पैन है वो हमें यहाँ पे रिटर्न होकर मिल गया है। वैसे ही सेम हमारे पास लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड आ जाता है। लास्ट चाइल्ड क्या होगा, जो भी उसका लास्ट नोड होगा, जो भी नोड है, टेक्स्ट नोड है, न्यू लाइन नोड है, वो हमें रिटर्न करके दे देगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, इसने हमें लास्ट चाइल्ड यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया है। वैसे ही लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड आते हैं। लास्ट चाइल्ड क्या करता है, जो भी लास्ट नोड होगा, चाहे वो टेक्स्ट नोड है, कमेंट नोड है, वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने लास्ट में हमारे पास एक टेक्स्ट है जो कि 1 है, तो ये लास्ट चाइल्ड देता है। और लास्ट चाइल्ड से मेरा मतलब है ये लास्ट नोड प्रोवाइड करेगा। और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या करता है, वो लास्ट जो भी एलिमेंट होगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पैन है, अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता लास्ट में तो वो हमें वो प्रोवाइड करके दे देता। नेक्स्ट आता है प्रीवियस सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो प्रीवियस सिबलिंग का मतलब होता है जो भी उसका प्रीवियस सिबलिंग होगा, जो हमने विजुअलाइजेशन में पढ़ा था, डोम विजुअलाइजेशन में, कि इस P एलिमेंट को हमने टारगेट किया हुआ है, इसका जो प्रीवियस सिबलिंग है वो कौन है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस सिबलिंग है, यहाँ पे एलिमेंट मेंशन नहीं है, तो वो जो नोड होगा, प्रीवियस नोड होगा, वो हमें रिटर्न करके देगा। देखते हैं ये क्या रिटर्न करके देता है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे इसने टेक्स्ट नोड रिटर्न किया। अब टेक्स्ट नोड के अंदर क्या है, आप देख सकते हो डाटा के अंदर हमारे पास एक /n है, और /n को मैं आपको बताता हूँ, /n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा P एलिमेंट है उसके पहले यहाँ पे जो एंटर प्रेस हुआ, जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ न्यू लाइन आ जाती है, तो ये जो एंटर प्रेस हुआ, वो जो एंटर वाला नोड है जिसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर नोड बोलते हैं, वो उसने हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया है। और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या करेगा, देख सकते हो यहाँ पे इस पूरे P एलिमेंट का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कौन है, ये एलिमेंट है और इससे पहले आ रहा है, तो ये हमें वो रिटर्न करके दे देगा। आप देख सकते हेडिंग इसने रिटर्न करके दे दिया है। वैसे ही नेक्स्ट सिबलिंग आता है और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग आता है। तो नेक्स्ट सिबलिंग का क्या मतलब है, जो भी नेक्स्ट नोड होगा इस P एलिमेंट के बाद। आप थोड़ा सा गेस करो, अभी हमने जस्ट प्रीवियस सिबलिंग पढ़ा, तो नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो फिर से हमें टेक्स्ट नोड मिल गया, और यहाँ पे भी हमें न्यू लाइन कैरेक्टर मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो इस P एलिमेंट के बाद भी एक न्यू लाइन बनी थी, तभी नेक्स्ट P एलिमेंट यहाँ पे आया। तो ये न्यू लाइन नोड जो है हमें वो रिटर्न करके दे रहा है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग होता है वो क्या रिटर्न करके देता है, वो हमें नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न करके दे देगा। तो इस P एलिमेंट के जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये है, वो हमें इसने रिटर्न करके दे दिया। तो ये थे डोम ट्रावर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स। अभी पहले हम HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट पढ़ते आए हैं, चलो उसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। इसमें आपने ज्यादा डीपली नहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। HTML कलेक्शन, इसका मतलब है एलिमेंट्स का कलेक्शन। ये सिर्फ एलिमेंट्स की लिस्ट होती है, इसमें कोई भी टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड या न्यू लाइन कैरेक्टर नोड नहीं आता। अब है नोड लिस्ट। नोड लिस्ट का मतलब है कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसमें सारे टाइप के नोड्स आएंगे, चाहे वो एलिमेंट नोड है, चाहे वो टेक्स्ट नोड है, चाहे वो कमेंट नोड है, या चाहे वो न्यू लाइन कैरेक्टर नोड है। ये दोनों ही एरे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट वो एरे नहीं होते। बट इसका मतलब है कि इन दोनों को इंडेक्स का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, इन दोनों पर हम लूपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है हम कोई भी लूप इसमें चला सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, HTML कलेक्शन डायरेक्टली फॉर ईच लूप को सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए हमें उसे पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट जो हमारी नोड लिस्ट है वो फॉर ईच लूप को सपोर्ट करता है, और ये दोनों ही फॉर लूप और फॉर ऑफ लूप को सपोर्ट करते हैं। HTML कलेक्शन एक लाइव लिस्ट होती है, जबकि नोड लिस्ट लाइव भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है। अब लाइव और स्टैटिक में क्या फर्क है, उसको बस इतना समझो। लाइव का मतलब है कोई भी चेंजेस आप डोम में करते हो वो डायरेक्टली आपको रियल टाइम में अपडेट मिलता है, जबकि जो स्टैटिक होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो सकता, वो स्टैटिक होता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हम उसको नहीं कर सकते। तो बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक न्यू HTML एलिमेंट कैसे बना सकते हैं डायनेमिकली। तो हमारे पास ये सेम कोड है जो हमने पहले यूज किया हुआ था, यहाँ पे हेडिंग है और 2 पैराग्राफ्स है जिनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हुआ है। तो अब हम एक न्यू एलिमेंट बनाने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और न्यू एलिमेंट बनाने के लिए यूज होता है क्रिएट एलिमेंट मेथड। ये क्या करता है कि न्यू एलिमेंट क्रिएट करता है, ये हमसे उस एलिमेंट का नाम पूछता है कि आपको कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका टैग नेम लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको कंसोल करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट आ चुका है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इसके पास कोई भी टेक्स्ट कंटेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। तो हम टेक्स्ट कंटेंट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो हमारे पास जो पैराग्राफ एलिमेंट है
अब उसमें एक टेक्स्ट कंटेंट भी आ चुका है, अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एलिमेंट बन चुका है। बट अभी भी आप ध्यान देंगे कि अभी भी वो डोम के अंदर नहीं है, क्योंकि जो भी डोम के अंदर होता है वो आपको यहाँ पे विजिबल होता है, अभी डोम के अंदर यहाँ पे वो नहीं है। चलिए देखते हैं इसको डोम के अंदर कैसे डालते हैं। तो न्यू एलिमेंट बनाने के बाद डोम में डालने के लिए हमारे पास कुछ 3 तरीके आते हैं। तो पहला मेथड है अपेंड मेथड। ये क्या करता है, जो भी हमने क्रिएट किया हुआ एलिमेंट है वो सिलेक्टेड एलिमेंट के बिल्कुल लास्ट में डाल देगा। तो यहाँ पे मैंने बॉडी को सेलेक्ट कर रखा है और उसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ हमारे जो न्यू एलिमेंट है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एंड में आ चुका है हमारा न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। नेक्स्ट मेथड है बिफोर मेथड। ये क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे जस्ट पहले न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने पैरा 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, पैरा 1 हमारा ये है, तो उससे जस्ट पहले हमारा जो न्यू एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो ये पैरा 1 है और उससे जस्ट पहले हमारा जो न्यू एलिमेंट है वहां पे इंसर्ट हो चुका है। और थर्ड मेथड है आफ्टर मेथड। ये क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उससे जस्ट बाद में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। तो हमने सेम पैरा 1 को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उससे जस्ट बाद में न्यू पैरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये पैरा 1 है, उससे जस्ट बाद में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुका है। और अगर आपको न्यू एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। जो आपका न्यू एलिमेंट होगा वहां पे जस्ट रिमूव मेथड का यूज करो और वहां से वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ देख सकते हो वहां से वो रिमूव हो चुका है, हमारे डोम ट्री से वहां से वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम न्यू एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सो मैं इन 2 पैराग्राफ्स को पैरा डिव्स में डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डिव बनाया है, यहाँ पे पैरा डिव नाम की क्लास दी हुई है और उसको स्टाइलिंग दी हुई है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। और इस डिव के अंदर मैंने ये 2 पैराग्राफ डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने इस पैरा डिव को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट क्या होता है, इसका यूज करके आप HTML स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हो जैसे हम इनर HTML में करते थे। बट यहाँ वो हमें 4 पैरामीटर्स या पोजीशंस देता है इंसर्ट करने के लिए। वो 4 पोजीशंस ये हैं, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड एंड आफ्टर एंड। देखो बिफोर बिगिन का मतलब होता है सिलेक्टेड एलिमेंट के शुरू होने से जस्ट ऊपर, मतलब अभी एलिमेंट शुरू नहीं हुआ है उससे जस्ट ऊपर इंसर्ट करना है। और आफ्टर बिगिन का मतलब होता है सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसर्ट करना। और बिफोर एंड का मतलब होता है सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर बिल्कुल लास्ट में। और आफ्टर एंड का मतलब होता है सिलेक्टेड एलिमेंट के एंड होने के जस्ट नीचे। तो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक HTML स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसको मैं इंसर्ट करना है। मैं इस पैराडिव को सिलेक्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट करूंगा हमारे इस HTML स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले है बिफोर बिगिन। देखो बिफोर बिगिन क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके शुरू होने से जस्ट ऊपर, देखो इसका नाम ही यही सजेस्ट करता है, उसके शुरू होने से जस्ट ऊपर, बिफोर बिगिन मतलब बिगिन होने से जस्ट बिफोर। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो हमारे जो ये डिव है उसके जस्ट ऊपर इसने इंसर्ट कर दिया। देन आता है आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन क्या करता है, सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब अब ये बाहर इंसर्ट नहीं करेगा, इस डिव के अंदर इंसर्ट करेगा लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में। आफ्टर बिगिन मतलब बिगिन होने के जस्ट आफ्टर, शुरू में। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो इस डिव के अंदर ये इंसर्ट हुआ है और बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसर्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है बिफोर एंड। बिफोर एंड का मतलब होता है आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के एंड होने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो आपके जो डिव है उसको एंड होने के जस्ट पहले इसने अंदर ही इंसर्ट कर दिया है। और लास्ट आता है आफ्टर एंड। आफ्टर एंड का मतलब होता है कि आपके सिलेक्टेड एलिमेंट के एंड होने के जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट बाद में। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हो इस डिव के एंड होने के जस्ट बाद में इसने इंसर्ट कर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से इंसर्ट एडजेसेंट HTML का यूज करके HTML को इन 4 पोजीशंस का यूज करके इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि हम किसी एलिमेंट को कैसे क्लोन कर सकते हैं। उसके लिए यूज होता है क्लोन नोड। क्लोन नोड से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को क्लोन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पैराडिव को क्लोन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा पैराडिव डॉट क्लोन नोड। तो ये क्या करेगा, उसको क्लोन बना के दे देगा जिसको हम कहीं सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा डिव जो है क्लोन हो चुका है। बट एक चीज आपने ध्यान दी होगी, यहाँ पे उसके चिल्ड्रन क्लोन नहीं हुए, क्योंकि आप देख सकते हो ये डिव तो क्लोन हुआ है लेकिन उसके जो चिल्ड्रन है यहाँ पे क्लोन नहीं हुए। सो बेसिकली हमारा जो क्लोन नोड है वो 2 टाइप्स की कॉपी बनाता है, एक बनाता है शैलो कॉपी और एक बनाता है डीप कॉपी। तो देखो शैलो कॉपी क्या करता है, इसमें चिल्ड्रन कॉपी नहीं होते हैं जैसे हमने अभी शैलो कॉपी बनाई है। और दूसरा होता है डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होता है कि चिल्ड्रन भी कॉपी होते हैं। तो देखो यहाँ पे वो हमसे बूलियन वैल्यू लेता है। अगर मैं दोबारा इसको करता हूँ तो देखो इसने हमसे बूलियन वैल्यू ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, आप लिखो ना लिखो ये सेम ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे वो चिल्ड्रन भी यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, जो हमारे चिल्ड्रन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम ट्रू देते हैं तो वो डीप कॉपी करता है, और अगर हम फॉल्स देते हैं और या फिर हम नहीं देते हैं तो वो शैलो कॉपी करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को क्लोन कर सकते हो और उसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अपेंड मेथड का यूज करके बिल्कुल एंड में डिव जो हमारा क्लोन डिव है, जो ये सेम इसका क्लोन है, इसको मैं अपेंड करके देखता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो हमारे डिव के अंदर ये अपेंड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्लोन एलिमेंट को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डोम इवेंट्स। तो देखो क्या होता है, ब्राउजर में हर एक इंटरेक्शन एक इवेंट है।
जैसे आप कोई क्लिक कर रहे हो, माउस क्लिक कर रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो, या अपने वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहे हो, या कोई अपने कीबोर्ड में की प्रेस कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या होती है, इवेंट्स होती हैं। तो डोम में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है और आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये सेव रहे। और ये सारे इवेंट्स आपने जस्ट पढ़ने, मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा है ताकि आपको सारे इवेंट्स समझ में आ जाए। हम इन सारे इवेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ही यहाँ पे कवर अप करेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी आप गूगल पे इन इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी हुई है। अब हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी इवेंट को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है HTML एलिमेंट के डायरेक्टली अंदर। तो इसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ता है। जैसे सबसे कॉमन इवेंट है क्लिक, तो उसके लिए हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट होता है। HTML के अंदर हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऐसे ही हर इवेंट के लिए अपना एक एट्रीब्यूट है। ये तरीका सिंपलेस्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो क्लिक इवेंट किस पे लगता है? ऑब्वियसली बटन्स पे लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे एक बटन आ चुका है। तो इस बटन पे कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने फोन साइज दिया है, पैडिंग दे रखी है, बॉर्डर रेडियस दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है और कर्सर को पॉइंटर रखा है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, हमारे पास ये बटन आ चुका है और इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हो रहा है, लेकिन क्लिक करने पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बटन पे इवेंट लगाने के लिए तो यहाँ पे हमें ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। और ऑन क्लिक में आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, किस बटन के क्लिक होने पे क्या करवाना चाहते हो आप। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माई फंक नाम का फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं वो फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन बहुत सिंपल सा है, जैसे ही फंक्शन रन होगा यहाँ पे कंसोल हो जाएगा बटन क्लिक। तो कहने का मतलब है कि इस बटन पे क्लिक होने पे ये फंक्शन रन होने वाला है और ये फंक्शन हमें क्या बताएगा कि बटन क्लिक हुआ है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि बटन को क्लिक किया गया है। मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा उतनी बार ये हमें बताता रहेगा कि बटन क्लिक हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्लिक इवेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। दूसरा तरीका है इनसाइड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमें एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी भी देता है, जिसका यूज करके हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में ही इवेंट डाल सकते हैं, हमें HTML में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ऑन क्लिक को यहाँ से हटा देता हूँ और बटन को एक ID दे देता हूँ और इस बटन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं माई बटन का यूज करके ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगाऊंगा और ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है जो आपको करवाना है। तो यहाँ से मैं ये सेम फंक्शन यहाँ से उठाने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये काम कर रहा है और बटन क्लिक इवेंट यूज हो रहा है। अब तीसरा मेथड है यूजिंग एड इवेंट लिसनर मेथड। ये तरीका मोस्ट प्रेफर्ड है क्योंकि एक एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट लिसनर्स ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिना पहले वाले लिसनर्स को ओवरराइड किए। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि आप अगर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पे असाइन कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस असाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा ऑन क्लिक इवेंट लगाता हूँ, यहाँ पे कोई और फंक्शन डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और सेव करता हूँ, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑन क्लिक चल रहा है जो कि पहला वाला फंक्शन है, जो कि दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। तो ये सेम प्रॉब्लम हमारी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में भी होती थी कि हम सिर्फ एक बार ही ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। बट एड इवेंट लिसनर क्या करता है, वो हमें एक तरीका देता है जिससे हम मल्टीपल इवेंट लिसनर्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। आपको सिलेक्टेड एलिमेंट यूज करना पड़ता है जिसपे आपको इवेंट लगाना है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा हमेशा गेट एलिमेंट बाय ID से एक्सेस करें जिसको भी आपको टारगेट करना है यूजिंग एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे मैं माई बटन को यूज करूंगा। ID से मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसमें एरर्स कम आते हैं। तो यहाँ पे मैं बाई बटन यूज करता हूँ और यहाँ पे एड इवेंट लिसनर आपको यहाँ पे एक मेथड मिल जाता है जो हमसे दो चीजें लेता है। पहला ये कि आप कौन सा इवेंट लगाना चाहते हो, तो इसमें आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि सारे इवेंट्स लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मुझे एक क्लिक इवेंट लगाना है और क्लिक इवेंट पे सेकंड चीज आती है क्या करवाना चाहते हो। कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है जो आप क्लिक इवेंट पे करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं सेम ही फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। ये ध्यान रखना कि आपने पुराने लिस्टनर सारे हटा दिए हुए हैं यहाँ से ऑन क्लिक वगैरह। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे वो बटन काम कर रहा है। अब हम एक और एड इवेंट लिस्टनर डाल के देखते हैं। मैं इसको कॉपी आउट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन टू रन। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो हमारा पहला इवेंट लिस्टनर भी काम कर रहा है और हमारा दूसरा इवेंट लिस्टनर भी काम कर रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो दोबारा पहला फंक्शन भी काम कर रहा है, दूसरा फंक्शन भी काम कर रहा है। तो एड इवेंट लिसनर्स हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप मल्टीपल इवेंट लिसनर्स ऐड कर सकते हो बिना पुराने वाले लिसनर्स को ओवरराइड किए। तो ये तरीका सबसे प्रेफर्ड माना जाता है और हर प्रोजेक्ट में यही तरीका यूज किया जाता है और आगे भी हम यही तरीका यूज करने वाले हैं। बहुत रेयर केसेस में हम ऑन क्लिक भी यूज कर लेते हैं जब हमें पता है कि एक ही इवेंट यहाँ पे होने वाला है, बट मोस्टली प्रेफर यही तरीका है। नेक्स्ट आता है इवेंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत बात पूछ लिया जाता है। तो जब भी हम कोई इवेंट ट्रिगर करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया, हमने की प्रेस किया या कुछ भी इवेंट किया, तो हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें इवेंट के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से, और यहाँ पे हमने एक इवेंट लिसनर लगाया है क्लिक नाम का, मतलब कहने का मतलब है क्लिक इवेंट लगाया है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन में हमें एक चीज मिल रही है
उस चीज को बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे इवेंट ईवी लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। हम जनरली इसको इवेंट पूरा लिखते हैं या ई लिखते हैं, पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे माउस इवेंट लिख के आ रहा है, बट यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से की अप। और अब मैं अगर चेक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड इवेंट आ रहा है। कहने का मतलब है एड इवेंट लिस्नर हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट देता है साथ में, और उसकी सारी डिटेल्स भी देता है। बट यहाँ पे मैं क्लिक पे आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे हमें वो इवेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं उसको पूरा लिखूंगा इवेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं उसको कंसोल करने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखते हो हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसको पॉइंटर इवेंट बोल रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है टारगेट ऑब्जेक्ट। तो टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इस टारगेट ऑब्जेक्ट को और खोल लेता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि है टैग नेम, कि इस टैग का नाम क्या है। आप देख सकते हो बटन टैग है, बटन एलिमेंट है, और उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो आपने बस इन 3 प्रॉपर्टीज़ का ही ज़्यादातर ध्यान देना है, और इसमें एक वैल्यू प्रॉपर्टी होगी वैल्यू का, आपने इन चीज़ों का बस ध्यान देना है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, टैग नेम, टेक्स्ट कंटेंट, टाइटल और वैल्यू। बस आपने इन 4 प्रॉपर्टीज को ही मोस्टली याद रखना है, और टाइप उसका टाइप है सबमिट। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखनी है, आपको पूरा ऑब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला इवेंट के पास एक टारगेट प्रॉपर्टी है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टारगेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। हमारा जो टारगेट है वो ये बटन है, और टारगेट के पास अपनी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे अगर मैं टैग नेम पूछूं तो टैग नेम यहाँ पे आपको आ जाएगा बटन। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा देखो आप यहाँ पे आ चुका है बटन। और अगर मैं इसका पूछूं कि टेक्स्ट कंटेंट क्या है, यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करता हूँ क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक में यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। तो टारगेट ऑब्जेक्ट बहुत यूजफुल होने वाले हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3-4 डिव्स लिए हैं, एक आउटर डिव है, एक इनर डिव है, और उसके अंदर एक चाइल्ड डिव है। तो उसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ स्टाइलिंग दे रखी है, मैं स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद ट्राई कर सकते हो। सिंपल सी स्टाइलिंग है, मैं इसको सेव करता हूँ और हमारे पास ये कुछ बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसमें जो ये लाइट कोरल कलर है वो हमारा आउटर डिव है, और ये जो हमारा पिंक है लाइट पिंक वो इनर डिव है, और ये जो लाइट ब्लू है वो हमारा चाइल्ड डिव है। बट मैंने स्ट्रक्चर क्यों बनाया है वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। मैं इन तीनों डिव्स को आईडीज दे देता हूँ, आउटर बॉक्स, इनर बॉक्स और चाइल्ड बॉक्स, और यहाँ पे मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तीनों पे क्लिक इवेंट लगा लेता हूँ। तो मैंने तीनों पे क्लिक इवेंट लगा रखा है, आउटर बॉक्स पे भी, इनर बॉक्स पे भी, चाइल्ड बॉक्स पे भी, और मैंने सिर्फ कंसोल पे ये प्रिंट कराया है आउटर बॉक्स क्लिक्ड, इनर बॉक्स क्लिक्ड और चाइल्ड बॉक्स क्लिक्ड। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज इफेक्ट दिखाता हूँ। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं इस चाइल्ड बॉक्स पे क्लिक करूँ या चाइल्ड डिव पे क्लिक करूँ तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि ये चाइल्ड बॉक्स क्लिक्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखना क्या होगा। आप देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तीनों इवेंट्स ट्रिगर हो गए, चाइल्ड बॉक्स क्लिक्ड, इनर बॉक्स क्लिक्ड और आउटर बॉक्स क्लिक्ड। कहने का मतलब है कि ये तीनों डिव्स पे जो इवेंट्स लगे थे वो तीनों के तीनों ट्रिगर हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इस इफेक्ट को कहते हैं इवेंट बबलिंग। बाय डिफॉल्ट हमारे जो सारे इवेंट्स है वो इवेंट बबलिंग फेज में चलते हैं। तो देखते हैं इवेंट बबलिंग क्या होता है। तो इसमें जब आप किसी चाइल्ड एलिमेंट पर क्लिक करते हो तो देन सबसे पहले उस पर इवेंट ट्रिगर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ तो देखो चाइल्ड एलिमेंट सबसे पहले क्लिक हुआ। तो इसमें लिखा है कि इसमें आप जब आप किसी चाइल्ड एलिमेंट पर क्लिक करते हो तो देन सबसे पहले उस पर इवेंट ट्रिगर होता है, देन उसके पेरेंट पर। तो उसको जो पेरेंट है, तो चाइल्ड बॉक्स का अगर पेरेंट देखे तो हमारे जो चाइल्ड बॉक्स है उसका पेरेंट है इनर डिव। तो इनर डिव पे हमारा जो है इवेंट ट्रिगर हुआ, देन उसके भी पेरेंट पर जो उसका हमारा आउटर पेरेंट है उस पे इवेंट ट्रिगर हुआ, और ऐसे करते करते इवेंट ऊपर चला जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसे हम इवेंट बबलिंग कहते हैं, और बाय डिफॉल्ट सारे इवेंट्स इवेंट बबलिंग फेज में ही चलते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इवेंट लिसनर है हमसे माउस इवेंट और हमसे फंक्शन लेता है, बट यहाँ पे हमसे वो एक और चीज लेता है जो कि एक बुलियन वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट ये बुलियन वैल्यू फॉल्स होती है। अभी मैं बताऊंगा कि बुलियन वैल्यू क्या करती है और किस लिए लिखी जाती है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, तो आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तब क्या होने वाला है? मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इस चाइल्ड बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होने वाला है? अब आपसे एक और बार क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अब मैं इस चाइल्ड बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो क्या होने वाला है? तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं अब आप देखोगे जिस ऑर्डर में पहले क्लिक हुआ था वो ऑर्डर पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है। कहने का मतलब है सबसे पहले आउटर बॉक्स क्लिक हुआ, फिर इनर बॉक्स क्लिक हुआ, फिर चाइल्ड बॉक्स क्लिक हुआ, और इसको बोलते हैं इवेंट कैप्चरिंग। ये इवेंट बबलिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। आप देख सकते हो इवेंट बबलिंग में ये पूरा उल्टा था और इवेंट कैप्चरिंग में ये बिल्कुल उल्टा है। तो ये इवेंट बबलिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें आप जब किसी चाइल्ड एलिमेंट पर क्लिक करते हो देन सबसे पहले उसका टॉप पेरेंट, अगर ये चाइल्ड एलिमेंट देखिए हमारा चाइल्ड एलिमेंट है उसका टॉप पेरेंट कौन सा है? हमारा आउटर बॉक्स। तो ये हमारा टॉप पेरेंट है, आउटर बॉक्स वहां पे वो क्लिक हुआ, देन उसके चाइल्ड पर जो उसका चाइल्ड है इनर बॉक्स वो क्लिक हुआ, देन उसके भी चाइल्ड पर, और ऐसे करते करते इवेंट नीचे आता जाता है बॉटम टू टॉप।
जब तक उस चाइल्ड पर ना पहुंच जाए जहां से क्लिक किया गया है। तो देख सकते हो जहां से मैंने क्लिक किया था उस इवेंट तक ये गया है और वो लास्ट में यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इवेंट कैप्चरिंग। और जैसे कि मैंने बोला कि सारे इवेंट्स बाय डिफॉल्ट बबलिंग फेज में होते हैं, तो इवेंट कैप्चरिंग फेज में जाने के लिए हमें वो तीसरी वैल्यू हमें देनी पड़ती है जो कि बुलियन वैल्यू है। अगर हम ट्रू लिखते हैं तो वो कैप्चरिंग फेज में चला जाता है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है जिसको इवेंट डेलीगेशन बोलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवेंट बबलिंग, कैप्चरिंग एंड डेलीगेशन। लेकिन डेलीगेशन करने के लिए हमें एक नया कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे उसकी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। अब देख लेते हैं कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है। सो मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट है 100 आइटम्स की, यहाँ पे तो सिर्फ 5 आइटम्स है, बट मान लो तुम्हारे पास 100 आइटम्स की लिस्ट है और अगर तुम चाहते हो कि उस लिस्ट में किसी भी आइटम पर क्लिक करो तो वो आइटम प्रिंट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको सभी आइटम्स पर इवेंट लगाना होगा। उन सभी पे आप इवेंट लिस्टनर्स लगाओगे और ताकि वो कंसोल पे प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर 100 आइटम्स पर 100 बार इवेंट लिस्टनर लगाने लगे तो पूरा कोड मैसी हो जाएगा। तो इसके लिए हम सभी चाइल्ड एलिमेंट्स के पेरेंट पर एक ही इवेंट लिस्टनर लगाते हैं और वहीं से सभी चाइल्ड एलिमेंट्स के इवेंट्स को हैंडल करते हैं। कहने का मतलब है इन सभी चाइल्ड एलिमेंट्स का पेरेंट कौन है, वो है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सिर्फ हम इस पे एक ही इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और उन्हीं से जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनके ऐड इवेंट लिस्टनर्स हैंडल करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इवेंट डेलीगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो फ्रूट लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर क्लिक इवेंट लगा देता हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उस पर इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है और यहाँ से हम सभी लिस्ट आइटम्स के इवेंट लिस्टनर्स को हैंडल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें इवेंट के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं इवेंट लिख लेता हूँ और अगर मैं इस इवेंट को प्रिंट करता हूँ और किसी भी लिस्ट आइटम पे क्लिक करता हूँ, आपने याद रखना है मैंने किस पे क्लिक है। लेट्स से मैं मैंगो पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपको टारगेट प्रॉपर्टी मैंने बोला था याद रखना है। तो टारगेट हम देख लेते हैं, टारगेट है यहाँ पे LI। तो टारगेट में हमने सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टीज याद रखने को बोली थी मैंने और इसको हम ओपन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैग नेम है LI और टेक्स्ट कंटेंट है मैंगो। आपको याद होगा मैंने मैंगो पे क्लिक किया था, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे कि इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, अगर इवेंट का जो टारगेट है उसका टैग नेम LI है तो हम उसका टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी क्लिक करूंगा, आप देखना वहां पे वो प्रिंट हो रहा है। मैं पाइनएप्पल पे क्लिक करूंगा, पाइनएप्पल प्रिंट हो रहा है। ग्रेप्स पे क्लिक करूंगा, ग्रेप्स प्रिंट हो रहा है। मैंगो पे क्लिक करूंगा, मैंगो प्रिंट हो रहा है। मैंगो पे दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो 2 बार मैंगो प्रिंट हो रहा है। और अगर बनाना पे क्लिक किया तो बनाना प्रिंट हो रहा है। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, सिर्फ उसके पेरेंट एलिमेंट पे ही एड इवेंट लिस्टनर लगा के सभी लिस्ट आइटम्स पे इवेंट्स को हैंडल कर लिया। तो इवेंट डेलीगेशन बहुत ही पावरफुल चीज है और इसलिए मैंने आपको इवेंट ऑब्जेक्ट और उसके जो टारगेट प्रॉपर्टी है उसको याद रखने के लिए बोला था। और आपको उसमें और ज्यादा डीपली नहीं जाना है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उसको स्टडी कर सकते हैं गूगल वगैरह से। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं टू डू लिस्ट दिखने कैसे वाला है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है जहां पे आप अपने टास्क डाल सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेली 15 मिनट्स कोडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको ऐड करूंगा ये देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसे आप कोई और टास्क भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स से टास्क 2, और यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा टू डू लिस्ट होने वाला है। तो हमारे पास बेसिक HTML फाइल है जिसमें style.css को लिंक किया है और मैंने to do list.js को लिंक किया है। दोनों फाइल में अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले बॉडी में मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया हुआ है, देखते हैं कुछ कैसा दिखता है ये। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट हेडिंग है और यहाँ पे इनपुट है जिसमें हम अपना टास्क ऐड करेंगे और यहाँ पे बटन है जिसके क्लिक होने पे टास्क ऐड होने वाला है। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट से एक न्यू टास्क ऐड करेंगे वो सेक्शन के अंदर बिल्कुल एंड में यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम इसे कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसिक सेटअप किया हुआ है, फिर सेक्शन को कुछ स्टाइलिंग दी है। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको कॉपी आउट कर सकते हो या खुद भी अपना बना सकते हो। तो चलो इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देख सकते हो हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये टास्क काम नहीं कर रहा है। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब हम इसकी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सेस करूंगा एलिमेंट्स को। तो मैंने एक्सेस किया टास्क बटन को, मैंने सेलेक्ट किया है टास्क बटन को, टू डू टेक्स्ट को और सेक्शन को। टास्क बटन को मैंने इसलिए किया है अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो। और ये हमारा टू डू टेक्स्ट है, इसको इसलिए सिलेक्ट किया ताकि इसका जो भी टेक्स्ट हम लिखे वो हम स्टोर कर पाए और अपने न्यू एलिमेंट में ऐड कर पाएं। और सेक्शन को इसलिए सेलेक्ट किया ताकि हम बिल्कुल एंड में सेक्शन के यहाँ पे टास्क को ऐड कर पाएं। तो अब मैं टास्क बटन पे एक क्लिक इवेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ बटन क्लिक्ड। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये हमें कह रहा है बटन क्लिक्ड हुआ है, बट अभी भी हमारा टास्क ऐड नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले टास्क को निकालेंगे। जो भी टास्क हम लिखेंगे वो टू डू टेक्स्ट में लिखा जाएगा, तो वहां से हम टास्क को निकालेंगे। तो हमने टास्क को टू डू टेक्स्ट डॉट वैल्यू से निकाल लिया है। वैल्यू प्रॉपर्टी क्या करती है, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू जो उसके अंदर लिखी गई है, जैसे ये वाली वैल्यू होती है हमारी, वो हमें निकाल के देती है। तो हमारे एड योर टास्क इनपुट में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वैल्यू में स्टोर होता जाता है। तो इस तरीके से वैल्यू में हमारा
जो भी टास्क हम लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा। अब हम टास्क डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा टास्क होने वाला है, और इस टास्क डिव में हम एक क्लास ऐड करेंगे टास्क बॉक्स। अब हमने टास्क बॉक्स क्यों ऐड किया है, अगर आप देखें स्टाइलिंग के अंदर मैंने टास्क बॉक्स नाम की क्लास की एक स्टाइलिंग लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी स्टाइलिंग कर रखी है। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल टास्क होगा वो कैसा दिखेगा, बस मैंने उसकी स्टाइलिंग की है। अब मैं टास्क डिव के टेक्स्ट कंटेंट में वही टास्क डालूंगा जो हमने सेव कर रखा था। तो ये टास्क बेसिकली वही टास्क है जो हमने टू डू टेक्स्ट के वैल्यू से निकाला था। तो कहने का मतलब है जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो टास्क में जा रहा है और वो टास्क हमने उस डिव में डाल दिया। अब सबसे पहले इसको कंसोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोई टास्क ऐड करता हूँ, लेट्स से टास्क 1, और यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो टास्क 1 है उसकी एक डिव तैयार हो गई है और क्लास भी लग चुकी है इसमें, और टास्क 1 जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी रखी थी वही वैल्यू यहाँ पे शो भी हो रही है। तो इसका मतलब हमारा सब कुछ सही चल रहा है, डिव तैयार हो रहा है, डिव के अंदर टेक्स्ट भी आ रहा है। अब मेन काम है उसे डोम के अंदर डालना। अब मुझे सेक्शन के बिल्कुल एंड में डालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपेंड यूज करूंगा, क्योंकि अपेंड क्या करता है, सिलेक्टेड एलिमेंट के बिल्कुल एंड में डालता है। तो यहाँ पे मैं इसको अपेंड करूंगा सेक्शन के अंदर टास्क डिव को। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने टास्क 1 डाला है और जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टास्क 1 आ रहा है। यहाँ से मैं टास्क 2 डालता हूँ और जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे टास्क 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो टू डू लिस्ट है वो काम कर रही है। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं जब भी कोई टास्क ऐड कर रहा हूँ तो हमारा जो ये इनपुट बॉक्स है वो खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियल टू डू लिस्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जब भी हम कोई टास्क ऐड करते हैं ये हमारी इनपुट बॉक्स एम्प्टी हो जाता है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो जब भी मेरे काम हो, यहाँ तक हमारा डिव बन के तैयार हो रहा है और वहाँ पे अपेंड हो रहा है, मैं इसके बाद चाहता हूँ हमारा जो टू डू टेक्स्ट है उसकी वैल्यू एम्प्टी हो जाए। टू डू टेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये वाला इनपुट, ये खाली हो जाए। तो मैं इसको सेव करता हूँ, चेक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे टास्क 1 डाला और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमारा जो टास्क बॉक्स है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जा रहा है। सेम यहाँ पे मैं टास्क 3 या फिर 2 डालता हूँ और इसको मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे वो एम्प्टी हो जा रहा है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ आप देख रहे हो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। जैसे मैं ऐड करो एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे टास्क के मिलने के बाद तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरा टास्क एम्प्टी है तो मैं एक अलर्ट दे दूं कि प्लीज एंटर अ टास्क और वहां से रिटर्न कर दूं। और रिटर्न का क्या मतलब है कि फंक्शन हमारा यहीं पे रुक जाएगा और आगे एम्प्टी बॉक्स क्रिएट नहीं होगा, ना वो अपेंड होगा। तो जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, अब जब भी यहाँ पे देखो हमारा जो टास्क बॉक्स है वो खाली है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आपको एक अलर्ट आएगा, प्लीज एंटर अ टास्क। और मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे कोई टास्क ऐड करता हूँ, लेट्स से टास्क 1, और इसको मैं ऐड करता हूँ। अब ये ऐड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 मिनट्स कोडिंग प्रैक्टिस और इसको ऐड करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो रहा है प्रॉपर्ली। सो इस तरीके से हमारा जो पूरा टू डू लिस्ट है उसका लॉजिक क्रिएट हो चुका है और हमने आसानी से एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर ली है। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।